है। अगर जल तत्व तपस्वी को पता चल गया कि उसके निजी शिष्य को किसी ने अपना दास बना लिया है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन दोनों को मार डालेगा। जी मालकिन, आपका यह दास समझ गया। यह सुनकर भुवन ने जल्दी से सिर हिलाया। वह थोड़ा रुका और फिर सावधानी से पूछा, तो मालकिन, बाहर वालों के सामने हमें एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना चाहिए? भुवन की बातें सुनकर लावण्या ने उसकी ओर देखा और मोहक मुस्कान के साथ बोली, बाहर वालों के सामने हमारा रिश्ता उल्टा होगा। तुम मेरे स्वामी होगे और मैं तुम्हारी दासी। क्या कहते हो स्वामी? ऐसा कहते हुए लावण्या ने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और धीरे से भुवन के सीने को सहलाते हुए उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाई। अपने सामने खड़ी इस अद्वितीय और मोहक सुंदरी को देखकर, उसकी उन नशीली हरकतों को महसूस करते हुए, उसकी भीनी भीनी महक सूंघते हुए और उसकी वह कोमल लुभावनी आवाज सुनकर भुवन को लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। वह पागलों की तरह इस मायाविनी को बाहों में जकड़ लेना चाहता था और अपनी धधकती हुई वासना को शांत करना चाहता था। हालांकि लावण्या के खौफनाक तरीके भुवन की हड्डियों में बस चुके थे। उसका डर भुवन के मन में बहुत गहराई तक बैठ चुका था। इतने मादक प्रलोभन के बावजूद भुवन ने जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? भुवन ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, भुवन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लावण्या की कोमल उंगलियों ने भुवन के सीने पर गोल घेरे बनाए। उसने भुवन की ओर नशीली आंखों से देखा और कहा, बस तुम जल तत्व संप्रदाय को पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में लाने में मेरी मदद कर दो। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना स्वामी मान लूंगी और तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। सच में? लावण्या की बातें सुनकर भुवन के दिल में अचानक एक कंपन सा हुआ और उसके चेहरे पर अपार खुशी के भाव छा गए। उसने लावण्या के बेहद आकर्षक शरीर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक तीव्र धधकती हुई चाहत साफ दिखाई देने लगी। अगर ऐसी बेजोड़ सुंदरी उसकी सेवा करे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सुख होगा और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। बिल्कुल, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। लावण्या ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मुझे शूरवीर सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम यह साबित कर सको कि तुम एक अद्वितीय शूरवीर हो तो मैं स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा करूंगी। मालकिन, आप चिंता न करें, यह काम मुझ पर छोड़ दें। लावण्या की बातें सुनकर भुवन का सीना असीम गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपनी छाती ठोंकी और वादा किया, मालकिन, बस आप देखती जाइए, मैं जल तत्व संप्रदाय पर नियंत्रण पाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। लावण्या ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, अब से मुझे मालकिन मत कहना, मुझे बस लावण्या कहकर बुलाना और मुझे तुम्हें स्वामी कहना चाहिए। लावण्या की बातें सुनकर भुवन के भीतर रोमांच की एक लहर दौड़ गई। अपने सामने इस रूपसी को देखकर उसे अपने दिल में एक अनियंत्रित सी खुजली महसूस हुई। भुवन की आंखों में जलती हुई वासना को देखकर लावण्या ने अपनी कोमल उंगली उसके चेहरे के सामने लहराई और मोहक मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम सच में मुझे पाना चाहते हो? लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तो तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना मुझे तुम्हें फिर से उस रूह कंपा देने वाले दर्द का एहसास कराना पड़ेगा। लावण्या की बातें सुनकर भुवन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसकी धधकती वासना पल भर में ठंडी पड़ गई। अब उसे याद आया कि उसके सामने खड़ी यह स्त्री कोई कमजोर दब्बू औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक पिशाचिनी थी। लावण्या के उन भयानक तरीकों के बारे में सोचकर ही भुवन अनजाने में कांप उठा। मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगा मालकिन, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार आ ही कैसे सकते हैं? भुवन ने जल्दी से सफाई दी, स्वामी, आप फिर भूल गए। अब आप मेरे स्वामी हैं, आपको मुझे लावण्या कहना चाहिए। लावण्या ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, लावण्या। भुवन ने हड़बड़ाहट में कहा, लेकिन वह लावण्या शब्द बोलना भी उसे एक अजीब से रोमांच से भर गया। ऐसी खौफनाक पिशाचिनी का उसे स्वामी कहना कितना सुखद और उत्तेजक एहसास था। अगर वह बाद में इस सुंदरी को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सका, जब वह उसके नीचे कोमल आवाज में सिसकेगी, तो वह कितना मदहोश करने वाला पल होगा। यह सोचकर भुवन का खून खौलने लगा। वह उस पल की कल्पना करके असीम प्रत्याशा से भर गया। साथ ही वह असीम युद्ध भावना से भी भर उठा। लावण्या, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो अब सप्त खड्ग अमर भवन से निकलते हैं। मैं अपने गुरु से संपर्क करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे हमें पहले जल तत्व महाद्वीप वापस भेज दें। भुवन ने बेताबी से कहा, ठीक है, तो फिर चलते हैं। लावण्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पुरुष आखिरकार जन्म से ही कमजोर होते हैं। थोड़ी सी चालाकी से उनका उसके चंगुल से बच निकलना मुश्किल था। वे पूरी तरह से उसके रहमोक्रम पर थे। इस दुनिया में विराट जैसे पुरुष बहुत ही कम हैं। यही बात उसे विराट की ओर और भी ज्यादा आकर्षित करती थी। जो पुरुष इतनी आसानी से उसकी चालों में फंस जाते हैं, वे पूरी तरह से नीरस होते हैं। ऐसे नीच इंसान का उसका फायदा उठाने की सोचना भी अपने आप को बहुत ज्यादा समझना है। अगर लावण्या को खेलना ही है तो वह दुनिया के सबसे असाधारण पुरुषों के साथ खेलेगी, जैसे कि विराट। भुवन जैसे पुरुष उसकी नजर में भी नहीं आते। ऐसे पुरुष केवल उसके हथियार बनने लायक हैं, उसके खेलने के लिए नहीं। तुरंत ही वे दोनों सप्त खड्ग अमर भवन से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। लावण्या और भुवन दोनों ही प्रथम विपत्ति लोक के बेहद शक्तिशाली योद्धा थे और उनके सफर करने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। केवल आधे वर्ष में वे सप्त खड्ग अमर भवन को पार कर चुके थे और उसके द्वारों से बाहर निकल आए थे। सप्त खड्ग अमर भवन से बाहर निकलने के बाद वे दोनों बिल्कुल नहीं रुके और तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी हिस्सों की ओर उड़ चले। लावण्या अभी भी विराट से बहुत सावधान थी। हालांकि उसने और विराट ने एक रक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे कि वह 100 वर्षों तक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी विराट के इलाके में वह बहुत असहज थी।
वह नहीं जानती थी कि क्या विराट के पास उस रक्त प्रतिज्ञा के प्रभाव से बचने का कोई तरीका होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। लावण्या कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि विराट के बारे में ऐसी बहुत सी अविश्वसनीय बातें थीं कि वह बस दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के तूफानी मंडल से बाहर उड़कर ब्रह्मांड के बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद भुवन ने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी से संपर्क किया। काफी देर बाद लावण्या और भुवन के पास के अंतरिक्ष में अचानक एक स्थानिक दरार खुल गई। यह देखकर लावण्या और भुवन तुरंत उस स्थानिक दरार की ओर उड़ चले। स्थानिक दरार में प्रवेश करने के बाद लावण्या को अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंधलापन महसूस हुआ और अगले ही पल वह एक अनजान जगह पर थी और उसके सामने एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति खड़ा था जिसकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। यह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखते ही भुवन तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। भुवन, मुझे विस्तार से बताओ कि सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भुवन की ओर देखते हुए कहा। जहां तक भुवन के बगल में खड़ी लावण्या की बात थी, उसने बस एक नजर उस पर डाली और कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक मामूली प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा इस लायक नहीं थी कि वह उस पर ध्यान दे। हालांकि जल तत्व तपस्वी को यह नहीं पता था कि यह प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा, जिसे वह बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था, बहुत जल्द उसके जल तत्व संप्रदाय का नामो निशान मिटा देगी। अगर उसे पता होता कि लाल वस्त्रों वाली यह स्त्री भविष्य में उनके जल तत्व संप्रदाय के लिए इतनी बड़ी तबाही लाएगी, तो वह उसे कभी इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जी गुरुदेव, भुवन ने यह सुनकर आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर भुवन ने सप्तखड्ग अमर भवन अनुभवों को विस्तार से सुनाया। बेशक जब विराट की बात आई तो उसने स्वाभाविक रूप से बातों को नमक मिर्च लगाकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्यराज ने अग्नि तत्व पूर्वज के सामने किया था। उसने दावा किया कि जब वह विषधर ड्रैगन के साथ बराबरी की टक्कर ले रहा था, तब नीच विराट ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उसके जल तत्व संप्रदाय की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक मामूली गंवार की इतनी हिम्मत कि मेरे जल तत्व संप्रदाय के सदस्यों की हत्या करे, उसकी हिम्मत तो देखो। भुवन की बातें सुनकर जल तत्व तपस्वी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या की मंशा चमक उठी। लावण्या, जो यह सब देख रही थी, उसने बस भुवन की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। क्या ऐसा नीच इंसान इस लायक भी था कि विराट उस पर घात लगाकर हमला करे? अगर विराट ने सच में उनके खिलाफ कोई साजिश रचने का इरादा किया होता तो वे सप्तखड्ग अमर भवन में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाते। बेशक लावण्या भुवन के झूठ का पर्दाफाश नहीं करने वाली थी। भुवन अब उसका मोहरा था, जबकि विराट उसका दुश्मन था। किसका साथ देना है, यह तो बिल्कुल साफ था। गुरुदेव, आपको हमारा बदला लेना ही होगा। हमारे जल तत्व संप्रदाय के शिष्य इतनी बेरहमी और इतने अपमानजनक तरीके से मारे गए। भुवन ने जल तत्व तपस्वी के सामने रोते हुए कहा। तुम उसकी चिंता मत करो। जो भी मेरे जल तत्व संप्रदाय के सदस्यों को मारने की जरूरत करेगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। एक बार जब मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंच जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। जल तत्व तपस्वी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद गुरुदेव। भुवन ने तुरंत शून्य में सिर झुकाकर प्रणाम किया। हम्मा, उठ जाओ। जल तत्व तपस्वी ने सिर हिलाया। जी गुरुदेव। जल तत्व तपस्वी से अनुमति मिलने के बाद ही भुवन खड़ा हुआ। गुरुदेव, यह शक्ति सिंधु महाद्वीप में मेरी नई दासी है, जिसका नाम लावण्या है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि गुरुदेव इसे जल तत्व संप्रदाय के सदस्य के रूप में एक पहचान प्रदान करें। भुवन ने लावण्या का परिचय जल तत्व तपस्वी से करवाया। यह तुच्छ दासी लावण्या वरिष्ठ को प्रणाम करती है। लावण्या तुरंत आगे बढ़ी और आदरपूर्वक जल तत्व तपस्वी के सामने झुक गई। जल तत्व तपस्वी ने लावण्या की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक साफ दिखाई दी। उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह स्त्री अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। खासकर उसके शरीर से निकलने वाला वह मादक आकर्षण। उसे भी अपने दिल में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। हालांकि जबकि जल तत्व तपस्वी लावण्या की ओर आकर्षित था, वह आखिरकार एक रुतबे वाला आदमी था और अपने ही शिष्य की औरत को नहीं चुराता। यह तो एक छोटा सा काम है। जल तत्व तपस्वी ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक लकड़ी की पट्टिका निकाली और तुरंत लावण्या के लिए जल तत्व संप्रदाय का एक पहचान टोकन बना दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। लावण्या ने पहचान टोकन स्वीकार किया और तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। जल तत्व तपस्वी ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपने हाथों से जल तत्व महाद्वीप की ओर जाने वाला एक स्थानिक मार्ग खोल दिया। तुम दोनों पहले वापस जाओ। जल तत्व तपस्वी ने भुवन और लावण्या से कहा। जल तत्व संप्रदाय में लौटने के बाद तुम्हें लगन से साधना करनी चाहिए। शायद शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंचने पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। जी गुरुदेव, भुवन ने जल्दी से और आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह और लावण्या मुड़े और उस स्थानिक मार्ग में प्रवेश कर गए, जल तत्व महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए। जल तत्व तपस्वी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका आज का यह कदम अपने ही घर में मौत को बुलावा देने जैसा होगा, जिसके कारण पूरा जल तत्व संप्रदाय तबाह हो जाएगा। भुवन और लावण्या को वापस जल तत्व महाद्वीप भेजने के बाद जल तत्व तपस्वी ने अपनी यात्रा जारी रखी और शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर बढ़ चला। श्वेत हिम महाद्वीप। 1 महीने की उड़ान के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और बाकी लोग आखिरकार श्वेत हिम महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में पहुंच गए, जो श्वेत हिम संप्रदाय का इलाका था। जब उसने अपने सामने वह अलौकिक और दिव्य नजारा देखा तो विराट गहराई तक अचंभित रह गया। श्वेत हिम संप्रदाय का इलाका लगभग 100 अरब मील में फैला हुआ था। अरबों मील तक फैले इस विशाल क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचे ऊंचे पर्वत जमीन से अचानक उठते हुए प्रतीत होते थे। अनगिनत शानदार सुनहरी इमारतें इस पूरे क्षेत्र में एक सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से फैली हुई थीं। भाई विराट,
हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आपका स्वागत है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पुनीत फिर विराट को अपने निवास स्थान पर ले गया और उसके रुकने की व्यवस्था की। पुनीत का श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर काफी रुतबा था। उसके पास अपना खुद का एक स्वतंत्र पर्वत शिखर था। इसके अलावा उसका पर्वत संप्रदाय के मुख्य पर्वत शिखर के काफी करीब था। जहां तक गगन की बात है, उसका रुतबा पुनीत से काफी कम था। हालांकि गगन के पास भी अपना स्वतंत्र पर्वत शिखर था, लेकिन यह मुख्य शिखर से बहुत दूर था। गार्गी का रुतबा तो और भी कम था। उसके पास तो अपना स्वतंत्र पर्वत शिखर भी नहीं था और वह अपना निवास स्थान अन्य शिष्यों के साथ साझा करती थी। आखिरकार इससे पहले वह केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी। श्वेत हिम संप्रदाय में अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के पास अपने स्वतंत्र पर्वत शिखर नहीं होते थे। हालांकि भले ही गार्गी का निवास स्थान अन्य शिष्यों के साथ मिला हुआ था, वह शायद ही कभी अपने निवास पर लौटती थी। इसके बजाय वह गगन के पर्वत शिखर पर ही रहती थी। एक काफी प्रतिभाशाली बड़े भाई के होने से वह श्वेत हिम संप्रदाय में काफी अच्छा जीवन जी रही थी। श्वेत हिम संप्रदाय में लौटने के बाद गार्गी अक्सर श्वेत वस्त्रधारी विराट से मिलने जाती थी। एक ऐसा नजारा जिसने गगन को काफी असहाय महसूस कराया। यह छोटी बहन एक लड़की होने के बावजूद यह नहीं जानती थी कि थोड़ा संकोच कैसे किया जाता है। भले ही वह विराट को पसंद करती हो, उसे इसे इतनी स्पष्टता से दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गार्गी के प्रति अपने स्नेह के कारण वह उससे कुछ कह नहीं सका। जहां तक गार्गी के विराट के प्रति लगाव की बात है, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह सप्तखड्ग अमर भवन में विराट के चरित्र और उसकी प्रतिभा को अच्छी तरह से समझ चुका था। अगर गार्गी विराट की जीवन संगिनी बन सके तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और पुनीत विराट के प्रति अपने सम्मान के कारण गार्गी के उससे मिलने जुलने पर रोक लगाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। अगर गार्गी और विराट अपनी इस प्रेम कहानी को मंजिल तक पहुंचा सके तो उसे बहुत खुशी होगी। गार्गी श्वेत हिम संप्रदाय की शिष्या है। अगर विराट और गार्गी जीवन साथी बन जाते हैं तो विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हालांकि पूर्वज श्वेत हिम विराट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पुनीत की राय पूर्वज श्वेत हिम से बिल्कुल अलग है। उसका मानना है कि पूर्वज के विराट को ज्यादा महत्व न देने का कारण यह है कि वे विराट की क्षमताओं को नहीं जानते। अगर पूर्वज को विराट की क्षमताओं का पता होता तो वे निश्चित रूप से विराट को श्वेत हिम संप्रदाय में लाने की पूरी कोशिश करते। इसलिए जब पुनीत विराट को श्वेत हिम संप्रदाय में लाया तो उसने भी उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और विराट का दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। श्वेत हिम संप्रदाय एक निश्चित पर्वत शिखर में। छोटी बहन जाह्नवी, तुमने जो कहा क्या वह सच है? क्या गार्गी को सच में किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का अवसर प्राप्त हुआ है? चेहरे पर चोट के निशान वाले और खूंखार दिखने वाले एक व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ी जाह्नवी की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। वरिष्ठ भाई कुंदन, मैंने जो भी कहा है वह 100 आने सच है। मैं आपको ऐसे मामले में धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगी। जाह्नवी ने उसे बार बार आश्वस्त किया। उस समय गगन, गार्गी और मैं एक साथ अभ्यास कर रहे थे जब हमें एक गुप्त क्षेत्र में किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर मिले। उन खंडहरों में सबसे महत्वपूर्ण खजाने और अवसर उस कुतिया गार्गी ने हथिया लिए। यहां तक कि सप्त खड्ग अमर भवन तक पहुंचने का यह अवसर भी हमें उसी गुफा के खंडहरों से प्राप्त नक्षत्र मानचित्र से मिला था। तुम मुझे इतनी अच्छी बात क्यों बताओगी? कुंदन नाम के उस व्यक्ति ने जाह्नवी की ओर शक की निगाह से देखा। आमतौर पर योद्धाओं को जैसे ही ऐसे अवसर मिलते हैं वे उन्हें छिपा लेते हैं। फिर भी जाह्नवी उसे बताने आ गई। इससे उसे जाह्नवी के इरादों पर शक हुआ। हम तीनों ने मिलकर उस पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा की खोज की थी, लेकिन उस कुतिया गार्गी ने महत्वपूर्ण खजाना और अवसर मिलने के बाद वह सब अपने पास रख लिया और मुझे शांत करने के लिए केवल एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र की पेशकश की। जाह्नवी ने दांत पीसते हुए कहा। सबसे ज्यादा नफरत की बात तो यह है कि उस कुतिया ने सप्त खड्ग अमर भवन में शक्ति सिंधु महाद्वीप के किसी गंवार के खातिर मेरा विरोध तक किया, और गगन ने खजाने को अपने और अपनी बहन के लिए सुरक्षित रखने के खातिर सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के बाद मेरे प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल लिया और मुझे रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर मैं इसका बदला न लूं तो मैं, जाह्नवी, इस अपमान को कैसे घूंट सकती हूं? यह कहना गलत नहीं होगा कि जाह्नवी सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में बहुत माहिर है। उसकी बातें सुनकर जो कोई भी सच्चाई नहीं जानता, उसके लिए उसकी बातों में आना बहुत आसान होगा। और कुंदन नाम का यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जाह्नवी की बातों से प्रभावित था। उसकी बातों पर लगभग 70 से 80% विश्वास कर रहा था। बेशक अंततः यह कुंदन नाम का व्यक्ति भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब उसने जाह्नवी को यह कहते सुना कि गार्गी को कभी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया खजाना मिला था तो उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। जाह्नवी से उसके आगे के सवाल केवल उसकी बातों की सच्चाई को परखने के लिए थे। छोटी बहन जाह्नवी, तुम्हारा मेरे पास आने का क्या मतलब है? कुंदन ने जाह्नवी के आकर्षक और मादक शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों पर एक कामुक मुस्कान खेल रही थी। जाह्नवी का रूप काफी आकर्षक था। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर कई पुरुष उसके दीवाने थे। अगर वह इस सुंदरी को अपने बिस्तर पर ले जा सके और उसका मजा लूट सके तो यह कितना रोमांचक अनुभव होगा। वरिष्ठ भाई कुंदन की अन्याय से नफरत करने की ख्याति सभी जानते हैं। मैं इस मामले पर वरिष्ठ भाई कुंदन से चर्चा करने आई हूं, स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद करते हुए कि आप मेरे लिए न्याय करेंगे। जाह्नवी ने पूरी सत्यनिष्ठा का ढोंग करते हुए कहा। हाँ, छोटी बहन जाह्नवी की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे कुंदन को धोखेबाज लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं छोटी बहन जाह्नवी को न्याय दिलाऊंगा। यह सुनकर कुंदन ने गर्व से हंसते हुए कहा। जाह्नवी मन ही मन खुश हुई। इस बेवकूफ ने चारा निगल लिया था।
वह कुंदन के पास स्वाभाविक रूप से गार्गी और गगन भाई बहन से बदला लेने आई थी। इसके अलावा श्वेत हिम संप्रदाय में लौटने के बाद गार्गी के पास मौजूद खजाने और अवसरों में उसकी दिलचस्पी फिर से जाग उठी थी। बेशक अपनी ताकत से उसके पास इन खजानों और अवसरों को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए श्वेत हिम संप्रदाय में वापस आते ही उसने कुंदन से संपर्क किया। कुंदन एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जिसकी ताकत पुनीत से भी अधिक थी। बेशक मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में वह पुनीत से अभी भी कुछ कम था। जब उसने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने केवल 5 आकाशीय बिजली के बोल्ट पार किए थे, जबकि पुनीत ने 6 पार किए थे। उसकी ताकत पुनीत से अधिक इसलिए थी क्योंकि उसकी साधना का स्तर एक कदम ऊंचा था। साधना के समय के मामले में कुंदन पुनीत से काफी बड़ा भी था। पुनीत ने केवल कुछ लाख वर्षों तक साधना की थी, जबकि कुंदन पहले से ही कई लाख वर्ष का था। श्वेत हिम संप्रदाय में कुंदन का रुतबा अभी भी पुनीत से कम था, क्योंकि पुनीत की मार्शल आर्ट प्रतिभा अधिक मजबूत थी और उसकी क्षमता अधिक थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुनीत को कभी पूर्वज श्वेत हिम द्वारा बहुत महत्व दिया गया था। जिनको पूर्वज महत्व देते हैं, स्वाभाविक रूप से श्वेत हिम संप्रदाय में उनका एक असाधारण स्थान होता है। धन्यवाद वरिष्ठ भाई कुंदन। जाह्नवी ने जल्दी से और आदरपूर्वक कुंदन को प्रणाम किया। मैं छोटी बहन जाह्नवी को न्याय दिलाऊंगा, इसमें स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटी बहन जाह्नवी मुझे धन्यवाद कैसे देने की योजना बना रही है? कुंदन ने जाह्नवी की ओर कामुक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और जाह्नवी के शरीर को छू लिया। जाह्नवी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन यह याद करते हुए कि उसे अभी भी कुंदन की मदद की जरूरत है, वह जानती थी कि अगर उसने उसे अपना फायदा उठाने नहीं दिया तो वह उसे नाराज कर सकती है और बाद में चीजें मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए वह केवल कुंदन के हाथ को अपने शरीर को छूने दे सकती थी। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपको ठीक से धन्यवाद दूंगी, वरिष्ठ भाई कुंदन, जाह्नवी ने शर्माते हुए कहा। जाह्नवी के शर्मीले और संकोची रूप को देखकर कुंदन की वासना और भी भड़क उठी। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे बेतहाशा सहलाते हुए और जोर से हंसा। छोटी बहन जाह्नवी, क्यों ना तुम अपने वरिष्ठ भाई को अभी इनाम दे दो, इससे मुझे काम करने की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। वरिष्ठ भाई कुंदन, इतनी जल्दी क्या है? सब कुछ हो जाने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगी। जाह्नवी जल्दी से कुंदन की बाहों से छूट गई, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और शर्माते हुए बोली। अगर कुंदन इसी तरह लापरवाही से उसका फायदा उठाता रहा तो हालात बेकाबू होने की पूरी संभावना है। उसे कुंदन को थोड़ी बहुत छूट देने और उसका फायदा उठाने देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसने सच में उसकी पवित्रता छीन ली तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। श्वेत हिम संप्रदाय के पुरुष शिष्यों के बीच उसके इतने सफल होने और इतने सारे लोगों को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अभी भी कुंवारी है। जब तक वह कुंवारी है उसका व्यवहार उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने अपनी पवित्रता खो दी और कुंवारी नहीं रही और पहले की तरह ही व्यवहार करती रही तो लोग उसे नीची नजर से देखेंगे और उसे एक चरित्रहीन और कामुक औरत मानेंगे। उसका कुंवारापन ही श्वेत हिम संप्रदाय में उसके लिए फायदे तलाशने की उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक बार जब वह इस सबसे बड़ी संपत्ति को खो देगी तो वह श्वेत हिम संप्रदाय में कुछ भी नहीं रह जाएगी। जाह्नवी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थी। वह कुंदन को अपनी सेवा करने देगी और उसे कुछ मीठा स्वाद चखने और अपना फायदा उठाने देगी, लेकिन वह इसकी वजह से अपनी पवित्रता कभी नहीं खोने देगी। इसके अलावा वह कुंदन जैसे अशिष्ट व्यक्ति को तुच्छ समझती थी। वह कुंदन के पास उसका इस्तेमाल करने के इरादे से आई थी। भले ही उसे अपना कुंवारापन छोड़ना पड़े तो वह किसी भरोसेमंद सहारे को चुनेगी, कम से कम कोई ऐसा जिसके पास पुनीत जैसी असीमित क्षमता हो, न कि कुंदन जैसा अशिष्ट व्यक्ति जिसकी क्षमता सीमित हो। जाह्नवी को खुद से दूर जाते देख कुंदन अनजाने में अपने होंठ चाटने लगा। उसके चेहरे पर अधूरी इच्छा का भाव था। वह अभी अभी जाह्नवी द्वारा उत्तेजित हुआ था और अब यह औरत नखरे दिखाने का यह खेल खेल रही थी, जिससे उसे सच में एक अजीब सी तड़प महसूस हो रही थी। हालांकि कुंदन वासना से जल रहा था, फिर भी उसने जाह्नवी के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जाह्नवी कोई आम इंसान नहीं थी, वह आखिरकार प्रथम विपत्ति लोक की एक योद्धा थी। इसके अलावा वह श्वेत हिम संप्रदाय में काफी लोकप्रिय थी और कई लोग उसके दीवाने थे। अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया तो परिणाम असहनीय होंगे। अगर जाह्नवी बाद में श्वेत हिम संप्रदाय में उस पर अपने अपराधों का आरोप लगाती है तो इससे निश्चित रूप से लोगों में भारी आक्रोश फैलेगा। उस स्थिति में वह श्वेत हिम संप्रदाय में फिर कभी रहने के बारे में भूल ही सकता है। ऐसा लगता था कि अगर वह इस सुंदरी को प्राप्त करना चाहता है और सच में उसके प्रेम का आनंद लेना चाहता है तो उसे पहले उसके काम निपटाने होंगे। ठीक है, चूंकि बात ऐसी है तो यह मामला अपने वरिष्ठ भाई पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से छोटी बहन जाह्नवी को इस मामले को पूरी तरह से संभालने में मदद करूंगा, कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मैं अभी वरिष्ठ भाई कुंदन को धन्यवाद देती हूं। यह सुनकर जाह्नवी ने जल्दी से कुंदन को प्रणाम किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुंदन ने अपना हाथ हिलाया और जोर से हंसा। मैं सोच रही हूं कि वरिष्ठ भाई कुंदन की क्या योजना है, जाह्नवी ने फिर पूछा। हम सीधे उसके दरवाजे पर जाने के अलावा और क्या कर सकते हैं, कुंदन ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यह वरिष्ठ भाई कुंदन, हमें इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। यह सुनकर जाह्नवी पल भर के लिए झिझकी और बोली। अब उस कुतिया गार्गी ने पुनीत की ऊंची डाल पकड़ ली है और सारा दिन पुनीत के पास ही मंडराती रहती है। अगर वरिष्ठ भाई कुंदन बस यूं ही घुस गए तो मुझे डर है कि इससे पुनीत नाराज हो जाएगा। जाह्नवी की बातें सुनकर कुंदन की आंखें झपक गईं। जाह्नवी की बातों से उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। पुनीत की तुलना में अपनी उच्च साधना
और थोड़ी मजबूत ताकत के बावजूद वह अभी भी उससे काफी डरता था। सबसे पहले श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर उसका रुतबा पुनीत से काफी कम था। आखिरकार पुनीत को कभी पूर्वज द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया गया था। दूसरा, पुनीत के जादुई खजाने कहीं बेहतर थे। उसके पास वर्तमान में केवल एक द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था, जबकि पुनीत के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था। अपने जादुई खजानों के लाभ के साथ पुनीत आसानी से उनके बीच ताकत की खाई को पाट सकता था। पुनीत के साथ सीधा टकराव वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा। तो छोटी बहन जाह्नवी का क्या मतलब है? कुंदन ने जाह्नवी की ओर देखते हुए पूछा। वरिष्ठ भाई कुंदन, यह सबसे अच्छा होगा कि हम उस कुतिया गार्गी के अकेले होने का इंतजार करें और तब उस पर हमला करें, जाह्नवी ने कहा। ठीक है, तो हम छोटी बहन जाह्नवी की बात मानेंगे। कुंदन ने सिर हिलाया। वह अभी भी पुनीत से काफी सावधान था और यदि संभव हो तो उसके साथ सीधे टकराव से बचना ही सबसे अच्छा था। उस मामले में मैं वरिष्ठ भाई कुंदन की खुशखबरी का इंतजार करूंगी, जाह्नवी ने कुंदन के सामने सिर झुकाते हुए एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। हा हा हा, आराम से आराम से। जाह्नवी की मोहक मुस्कान को देखकर कुंदन का दिल फिर से धड़कने लगा और उसके पेट में वासना की आग एक बार फिर भड़क उठी। कुंदन की जलती हुई नजरों को देखकर, जो मानो उसे निगल जाना चाहती थीं, जाह्नवी ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि अगर वह रुकी तो कुंदन अपना नियंत्रण खो सकता है। अगर उसने सच में उसकी पवित्रता छीन ली तो वह सब कुछ खो देगी। इसलिए जाह्नवी ने जल्दी से कुंदन से विदा ली और उसका निवास स्थान छोड़ दिया। जाह्नवी के सुडौल शरीर को ओझल होते देख कुंदन की वासना की आग शांत नहीं हुई। उसने बाहर से एक सुंदर दासी को बुलाया। कुछ ही देर बाद हॉल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। अपनी वासना और क्रोध शांत करने के बाद कुंदन ने आवाज लगाई, कोई है? मालिक, आपके क्या आदेश हैं? आवाज सुनकर एक नौकर दौड़कर अंदर आया। इसे यहां से ले जाओ, कुंदन ने जमीन पर बेजान पड़ी उस सुंदर दासी की ओर लापरवाही से इशारा करते हुए कहा, जिसे उसने बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। उसकी नजर में ये नीच दासियां केवल उसकी वासना पूर्ति का साधन थीं। वह उन्हें इंसान समझता ही नहीं था। जी मालिक, नौकर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह प्रताड़ित दासी के बेजान शरीर को घसीट कर ले गया। नौकर द्वारा शव ले जाए जाने के बाद कुंदन हॉल में एक कुर्सी पर बैठ गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। वह सोच रहा था कि आगे गार्गी से कैसे निपटा जाए। लंबी खामोशी के बाद कुंदन ने मुख्य हॉल छोड़ा और अपने कुछ सामान्य अनुयायियों को खोजने गया। उन्हें गार्गी की गतिविधियों पर नजर रखने और तुरंत उसके ठिकाने की सूचना उसे देने का निर्देश दिया। श्वेतहिम संप्रदाय के एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में संप्रदाय के भीतर कुंदन के काफी अनुयायी थे। उसके निर्देश प्राप्त करने के बाद वे अनुयायी चुपचाप पुनीत के पर्वत शिखर के आसपास नजर रखने चले गए, गार्गी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेतहिम संप्रदाय। पुनीत के पर्वत शिखर पर श्वेत वस्त्रधारी विराट के निवास स्थान पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक महाविपत्ति स्फटिक निकाला और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। श्वेतहिम संप्रदाय में आने के बाद से उसने साधना के अलावा अपना खाली समय महाविपत्ति स्फटिकों को परिष्कृत करके महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बनाने में बिताया है। उसके लिए महाविपत्ति स्फटिकों का सबसे बड़ा उपयोग वर्तमान में इन शक्तिशाली ताबीजों को बनाने में है। जहां तक साधना की बात है, उसके पास प्राचीन महाद्वीप के संसाधन हैं, जिनकी प्रभावशीलता महाविपत्ति स्फटिकों से कम नहीं है। इतने समय के परिष्करण के बाद वह पहले ही 3 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बना चुका है। इन ताबीजों की शक्ति से एक ही किसी द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए काफी है। यदि तीनों एक साथ फट जाएं, तो एक तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी संभवतः इसका सामना नहीं कर पाएगा। महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे रख लिया और अपना निवास स्थान छोड़ दिया। वह श्वेतहिम महाद्वीप 2 उद्देश्यों से आया था। पहला, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को खोजना और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने के लिए रहस्यमय विद्युत पत्थर खरीदना। दूसरा, दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति को और समझने के लिए श्वेतहिम महाद्वीप को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह स्वाभाविक रूप से पूरे दिन अपने निवास स्थान में साधना करने या महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने में ही बंद नहीं रह सकता था। उसका हाल ही में एकांतवास में जाना और ताबीज का परिष्करण केवल गार्गी की लगातार परेशान करने वाली हरकतों से बचने का एक बहाना था। विराट कोई बेवकूफ नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से उसके प्रति गार्गी की भावनाओं को देख सकता था। हालांकि वह सच में अब और किसी भी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहता था। वह पहले ही काफी आर्नी था। वह सच में उस युवा लड़की को और अधिक उलझाए नहीं रखना चाहता था। गार्गी जिद्दी और अड़ियल थी। वह जानती थी कि उसकी कई पत्नियां और एक बेटी है, फिर भी वह उसे ही पसंद करती थी, जिससे विराट पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट अनजाने में नीलिमा को याद करने लगा। अगर नीलिमा उसके पास होती तो शायद वह गार्गी से निपटने का कोई तरीका खोज लेती और उसे उससे इतना चिपके रहने से रोक पाती। सप्तखड्ग अमर भवन में वापस जब नीलिमा उसके पास आई तो गार्गी ने अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताया, जिससे उसका जीवन बहुत आसान हो गया। लेकिन अब नीलिमा के चले जाने के साथ गार्गी ने एक बार फिर अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया था। कोई और विकल्प न होने के कारण विराट ने अस्थायी रूप से बचने के लिए एकांतवास में जाने का बहाना बनाया। भाई विराट, आप एकांतवास से बाहर आ गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अभी अपने आंगन से कदम बाहर रखा ही था कि उसने अपने दरवाजे के सामने लाल वस्त्रों में एक आकृति को झूलते हुए देखा।
एक खूबसूरत चेहरा जो लालित्य बिखेर रहा था उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस खूबसूरत और आकर्षक चेहरे को देखकर विराट के भाव कठोर हो गए और उसे तुरंत ही सिरदर्द महसूस होने लगा। गार्गी जी, आप अभी तक यहीं हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी की ओर देखते हुए अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ पूछा। भाई विराट, बात यह है कि वरिष्ठ भाई पुनीत ने मुझे अपने पर्वत शिखर पर रुकने की जगह दी है ताकि हम आसानी से मिल सकें। इस तरह मैं सीधे वरिष्ठ भाई पुनीत के पर्वत शिखर पर रह सकती हूं और मुझे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट के प्रति उसका प्रेम पूरी तरह से छिपा हुआ नहीं था, वह इतनी बेबाक और स्पष्ट थी। गार्गी की बातें सुनकर विराट का चेहरा फिर से सिकुड़ गया। सत्यानाश, भाई पुनीत, आप मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसा करके क्या आप बस गार्गी को और गहराई में नहीं धकेल रहे हैं? लेकिन इस तयशुदा स्थिति का सामना करते हुए विराट केवल अपनी नियति को स्वीकार कर सकता था, वह बस गार्गी को यूं ही दूर नहीं भेज सकता था। उसने गार्गी के सामने अपनी स्थिति कई बार कबूल की थी कि वह एक शादीशुदा आदमी था और उसकी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी। इसके अलावा नीलिमा ने तो गार्गी को उसकी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर भी बताई थी, लेकिन फिर भी यह उसके प्रति गार्गी की भावनाओं को हिला नहीं सका। वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मामला खिंचता चला गया और दिन ब दिन उलझता गया। विराट दिल के मामलों में हमेशा से ही अनिर्णायक रहा था, जिससे प्रेम संबंधों को संभालने का उसका तरीका पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। गार्गी जी, क्या आपको कोई काम है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ असहाय होकर पूछा। भाई विराट, आप श्वेत हिम महाद्वीप आए हैं, क्या आपको अभी तक इसे ठीक से घूमने का मौका नहीं मिला? जब हम सप्त खड्ग अमर भवन में थे तब हमने तय किया था कि अगर आप कभी श्वेत हिम महाद्वीप आए तो मैं आपको यहां की सैर कराऊंगी, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि आप हमारे श्वेत हिम महाद्वीप आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं आपको यहां घुमाऊं? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पल भर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपको कष्ट दूंगा गार्गी जी। चूंकि यह छोटी लड़की उसके पीछे पड़ी थी और वह उससे बच नहीं सकता था, इसलिए विराट के पास अपनी नियति को स्वीकार करने और चीजों को अपने तरीके से चलने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट को राजी होता देख गार्गी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तो बस एक उम्मीद के साथ इसका जिक्र किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि भाई विराट सच में मान जाएंगे। भाई विराट, चलिए चलते हैं, गार्गी ने उत्साह से पुकारा। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ी और प्यार से विराट का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट फिर से कठोर हो गया, लेकिन जब उसने गार्गी के भाव देखे, शर्म, घबराहट और उम्मीद का मिला जुला रूप, तो वह झिझका। उसका हाथ हटाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह इतनी मासूम और दयालु युवा लड़की को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आह, कोई बात नहीं, विराट ने मन ही मन आह भरी, गार्गी को अपना हाथ थामे रहने दिया। गार्गी का यह साहसिक कदम एक सोची समझी चाल थी। आखिरकार वह एक कुंवारी लड़की थी और हालांकि उसे पहली नजर में ही विराट से प्यार हो गया था, फिर भी उसमें एक युवा लड़की की शर्म और संकोच बरकरार था। उसने यह कदम उठाने की हिम्मत जुटाई थी, इस डर के साथ कि कहीं वह उसे ठुकरा न दे। विराट के साथ कई वर्षों की बातचीत के बाद वह उसके चरित्र को समझने लगी थी। शुरुआत में नीलिमा की बातों में आकर वह सच में मानने लगी थी कि विराट एक निर्दयी और चंचल आदमी है जो युवा लड़कियों का शिकार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसने विराट के साथ अधिक समय बिताया, उसने धीरे धीरे पाया कि वह सच में एक वफादार और समर्पित सज्जन व्यक्ति है। अगर वह सच में वैसा निर्दयी और चंचल आदमी होता जैसा नीलिमा ने बताया था, तो नीलिमा इतने समर्पण के साथ उसके पीछे नहीं आती। हालांकि नीलिमा और विराट अक्सर बहस करते थे, उसने उनके गहरे स्नेह को देखा था। उसने यह भी देखा था कि वह नीलिमा के प्रति कितना अच्छा था। जब खतरा मंडराता था तो उसका पहला विचार अपनी सुरक्षा का नहीं, बल्कि नीलिमा, छोटी मान्या और विशाल कछुए की सुरक्षा का होता था। उसके भाई गगन की तरह विराट भी दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। गार्गी विराट के बारे में जितना जानती, वह उतनी ही मोहित होती जाती। शुरुआत में जब उसने नीलिमा से सुना कि विराट की कई पत्नियां और एक बेटी है, तो गार्गी को काफी निराशा हुई थी। लेकिन फिर उसने सोचा, जब भाई विराट के आसपास की महिलाओं को इस बात से कोई परेशानी नहीं है, तो उसे क्यों होनी चाहिए। यह सोचने के बाद विराट के लिए उसकी प्रशंसा और अधिक अनियंत्रित हो गई और उसके प्रति उसकी भावनाएं इतनी गहरी हो गईं कि वह खुद को पूरी तरह से उससे बाहर निकालने में असमर्थ थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाह में बाह डाले गार्गी यह देखकर बहुत खुश थी कि उसने उसे ठुकराया नहीं। वे पुनीत के पर्वत से नीचे उतरे। पुनीत ने कभी उनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई थी। उसने विराट को पहले ही कह दिया था कि वह इसे अपना घर समझ सकता है और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट इस बार केवल गार्गी के साथ टहलने के लिए बाहर निकला था, कहीं जा नहीं रहा था, इसलिए उसने इतने छोटे से मामले के लिए पुनीत को परेशान नहीं किया। उनके पुनीत के पर्वत से नीचे उतरने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से कुंदन के निगरानी रखने वाले आदमियों ने देख लिया। देखो, गार्गी नीचे आ रही है, जल्दी से वरिष्ठ भाई कुंदन को सूचित करो। अंधेरे में कई आदमियों ने छुपकर विराट और गार्गी को पुनीत के पर्वत से नीचे उतरते देखा और फिर तुरंत कुंदन को उनके ठिकाने की सूचना दी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उन लोगों को नोटिस कर लिया जो उन्हें देख रहे थे। उसने बिना कोई भाव दिखाए उन आदमियों की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उनके छुपकर काम करने के तरीके को देखते हुए लग रहा था कि इन योद्धाओं के इरादे ठीक नहीं हैं। वे क्या करने की योजना बना रहे थे। वह श्वेत हिम संप्रदाय में नया था और उसे यहां आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसका यहां के योद्धाओं से ज्यादा संपर्क नहीं हुआ था और उसने किसी को नाराज भी नहीं किया था। अगर उसने किसी को नाराज किया था तो वे शौर्य और जाह्नवी थे जो सप्त खड्ग अमर भवन में उसके साथ थे। क्या ये लोग शौर्य या जाह्नवी द्वारा भेजे गए होंगे? विराट अनजाने में ही शक से भर गया।
हालांकि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने कोई हंगामा नहीं किया और गार्गी का हाथ थामे हुए ऐसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्गी इस बात से अनजान थी कि कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा है। उसका पूरा ध्यान विराट पर था। विराट का हाथ पकड़े हुए, उसके शरीर की गर्माहट को महसूस करते हुए उसे अपने दिल में एक मीठी सी खुशी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ गार्गी ने बाहर उड़ने से पहले श्वेत हिम संप्रदाय के मैदानों का भ्रमण किया। अपने प्यारे भाई विराट के साथ आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इस मीठी यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहती थी। श्वेत हिम संप्रदाय के हर कोने को खोजना चाहती थी। दृश्यों की प्रशंसा करते हुए विराट चुपके से उन छुपकर काम करने वाले योद्धाओं पर नजर रखे हुए था जो उनका पीछा कर रहे थे। ये योद्धा इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे और उसे तेजी से लगने लगा था कि उनका कोई छिपा हुआ मकसद है। इसके अलावा जिस बात ने विराट के भाव को थोड़ा गंभीर कर दिया वह यह थी कि गुप्त रूप से उनका पीछा करने वाले योद्धाओं में बाद में एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी दिखाई दिया। विराट ने इस सबको नजरअंदाज किया और पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से गार्गी का अनुसरण करना जारी रखा। उसे विश्वास था कि वह द्वितीय विपत्ति लोक के किसी भी योद्धा को संभाल सकता है। उसे यह पता लगाना था कि ये लोग क्या चाहते हैं, वरना दुश्मन कौन है यह जाने बिना लगातार निशाना बनाया जाना वास्तव में एक बड़ी समस्या होगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी के काफी पीछे। वरिष्ठ भाई कुंदन, क्या हमें अब हमला नहीं करना चाहिए? चूहे जैसी मूंछों वाले एक आदमी ने कुंदन से पूछा। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं जब तक कि वे श्वेत हिम संप्रदाय से और दूर न चले जाएं। कुंदन ने एक पल सोचने के बाद कहा। दूरी पर लाल वस्त्रों वाली आकृति को देखकर कुंदन की आंखें वासना से जल उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गार्गी इतनी खूबसूरत होगी। उसने सुना था कि गगन की एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है और अब जब उसने उसे देखा तो वह सच में वैसी ही खूबसूरत थी जैसी उसने सुनी थी। उसने गार्गी को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वे सभी एक ही संप्रदाय से थे। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर संप्रदाय बहुत बड़ा था और कई शिष्य थे। हर शिष्य एक दूसरे को नहीं जानता था। श्वेत हिम संप्रदाय में 10 लाख से अधिक औपचारिक शिष्य थे और अनौपचारिक सेवकों की संख्या 100 करोड़ से अधिक थी। इतने विशाल संप्रदाय के साथ हर शिष्य के लिए एक दूसरे को जानना असंभव था। इससे पहले गार्गी केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी जो स्वाभाविक रूप से महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के घेरे में आने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वह महाविपत्ति लोक के शिष्यों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थी। इस घेरे में उसकी कुछ प्रतिष्ठा होने के 2 कारण थे। पहला, वह गगन की बहन थी और दूसरा, वह असाधारण रूप से सुंदर थी। हालांकि कुंदन ने गार्गी की प्रतिष्ठा के बारे में पहले सुना था, लेकिन उसने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। हालांकि गार्गी केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी, लेकिन उसका एक अच्छा भाई गगन था। गगन श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर काफी लोकप्रिय था और यहां तक कि कुंदन भी उसे अनावश्यक रूप से भड़काने से कतराता था। हालांकि अब एक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के अवसरों और खजानों से आकर्षित होकर कुंदन ने स्वाभाविक रूप से गगन की परवाह करना छोड़ दिया। भले ही गार्गी सिर्फ गगन की बहन हो, वह फिर भी ऐसे अवसरों और खजानों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के काम करेगा, भले ही वह खुद गगन ही क्यों न हो। कुंदन के आश्चर्य के लिए गार्गी से निपटने की इस यात्रा से एक अप्रत्याशित इनाम मिला। गार्गी एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी। सुंदरता के मामले में गार्गी ने जाह्नवी को भी पीछे छोड़ दिया। कुंदन एक कामुक व्यक्ति था और वह इतनी आश्चर्यजनक सुंदरी से कैसे प्रलोभित नहीं हो सकता था। इसलिए इस बार गार्गी के प्रति उसके इरादे केवल उसे लूटने से कहीं आगे थे। अगर यह केवल पैसे के बारे में होता तो यह आसान होता। एक एकांत जगह ढूंढो, गार्गी को मार डालो और फिर शव को ठिकाने लगा दो। लेकिन उसे पैसे और सुंदरता दोनों से लूटने के लिए इतना जल्दबाजी भरा दृष्टिकोण असंभव था। इसके अलावा गार्गी जैसी इतनी आश्चर्यजनक सुंदरी को मारना एक बर्बादी होगी। उसे अपनी संपत्ति के रूप में रखना था और बाद में उसका आनंद लेना था, कम से कम तब तक जब तक वह उसे मारने से पहले पूरी तरह से तृप्त न हो जाए। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी ने कई और दिनों तक एक साथ यात्रा की, जो अब श्वेत हिम संप्रदाय से काफी दूर थे। जब वे दोनों पहाड़ों में नजारों की प्रशंसा कर रहे थे, तभी एक निशान वाला आदमी जो 5 या 6 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था, अचानक पास के जंगल से बाहर कूद पड़ा और उन्हें घेर लिया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? गार्गी यह दृश्य देखकर चौंक गई। उसने योद्धाओं की ओर देखा। उसके चेहरे पर अत्यधिक सतर्कता के भाव थे और उसने पूछा। गार्गी का श्वेत हिम संप्रदाय में कई पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं से सामना नहीं हुआ था और कुंदन और उसका समूह गगन के समान प्रकार के लोग नहीं थे। गगन उनसे बहुत कम बातचीत करता था, इसलिए गार्गी को उन्हें पहले देखने का मौका और भी कम मिला था। हे छोटी लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? कुंदन ने गार्गी के आकर्षक शरीर को देखा। उसकी कामुकता स्पष्ट थी। तुम्हें किसने भेजा है? जाह्नवी ने या शौर्य ने? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा। गार्गी के विपरीत वह इन लोगों से पूरी तरह अनजान नहीं था। श्वेत हिम संप्रदाय में वापस उसे पहले ही आभास हो गया था कि ये लोग गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए ये लोग श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। क्या वरिष्ठ बहन जाह्नवी? विराट की बातें सुनकर गार्गी का चेहरा जम गया। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कैसे संभव है? वरिष्ठ बहन जाह्नवी ऐसा काम कैसे कर सकती है? हालांकि वह नहीं जानती थी कि ये लोग उनके पास क्यों आए थे। वह बता सकती थी कि उनके इरादे ठीक नहीं थे। गार्गी यह मानने को तैयार नहीं थी कि जाह्नवी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भेजेगी। आखिरकार जाह्नवी और दोनों भाई बहनों ने एक साथ यात्रा की थी और उन्होंने अंतहीन ब्रह्मांड को पार करते हुए एक बादल नाव पर 1000 साल एक साथ बिताए थे।
भले ही बाद में सप्त खड्ग अमर भवन में उनके बीच कुछ मतभेद हुए हों। वरिष्ठ बहन जाह्नवी को उन्हें मारने के लिए किसी को भेजने की हद तक नहीं जाना चाहिए था, है ना? लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास सच में दिमाग होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर कुंदन खुद को श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखने से नहीं रोक पाया और कुछ आश्चर्य के साथ बोला, लगता है तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के वही गंवार हो। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनकी पृष्ठभूमि का अनुमान लगा लिया था, फिर भी कुंदन को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने बगल में चूहे की मूंछों वाले समूह की ओर इशारा किया और कहा, इस छोटे जानवर को घसीट कर ले जाओ और इसे कुत्तों को खिलाने के लिए काट दो। एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कीड़े से निपटने में अपना कोई भी प्रयास बर्बाद करना उसके लिए उचित नहीं था। इसके अलावा गार्गी को विराट का हाथ इतने अंतरंग तरीके से पकड़े हुए देखकर कुंदन को अपने दिल में ईर्ष्या की आग जलती हुई महसूस हुई। सत्यानाश, इतनी अच्छी चीज सच में ऐसे कचरे के टुकड़े द्वारा ले ली गई थी। कुंदन की राय में चूंकि गार्गी और विराट पहले से ही इतनी अंतरंगता से व्यवहार कर रहे थे, इसलिए उन दोनों के बीच एक पुरुष और एक महिला के बीच सबसे अंतरंग संबंध बन चुका होगा। यह सोचकर कि ऐसे मात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कचरे ने वास्तव में ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरी का पहला स्वाद छक लिया है, उसे और भी अधिक नाराजगी हुई। जी वरिष्ठ भाई कुंदन, चूहे की मूंछों वाले ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर चलने वाला वह पहला व्यक्ति था। ऐसे कीड़े से निपटना अनावश्यक था। वह अकेला ही काफी से अधिक था। कुंदन के सामने अपनी शेखी बघारने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से पहले कार्य करना था। हालांकि अन्य योद्धा चूहे की मूंछों वाले को पूरी तरह से श्रेय छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कुंदन का आदेश सुनते ही वे तुरंत आगे बढ़े। वे इतने आसान अवसर को संभवतः हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घेरा और उस पर हमला किया, अचानक एक चमकदार तलवार की रोशनी चमक उठी। तुरंत ही चूहे की मूंछों वाला और अन्य महाविपत्ति लोक के योद्धा वहीं के वहीं जम गए। उग उग, उन्होंने अविश्वास से भरी आंखों के साथ अपने गले पकड़ लिए। यह कैसे हो सकता है? एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कीड़े के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से वे चाहे इसे मानने के लिए कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, उस चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी ने पहले ही उनकी जान ले ली थी। चूहे की मूंछों वाला और कई अन्य प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा अपने गले पकड़कर जमीन पर गिर पड़े, मर गए। यह देखकर कुंदन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव प्रकट हुआ। उसने सोचा था कि इस बार सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी गार्गी होगी। आखिरकार गार्गी के पास किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खजाने हो सकते थे। गार्गी की अपनी ताकत भले ही महत्वहीन हो, लेकिन शक्तिशाली खजानों की वृद्धि के साथ वह अभी भी सतर्कता के योग्य थी। लेकिन कुंदन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे बड़ा खतरा गार्गी नहीं, बल्कि शक्ति सिंधु महाद्वीप का यह अर्ध महाविपत्ति लोक का गंवार था, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एक ही वार से उसने तुरंत उसके आदेश के तहत 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को मार दिया था। अगर वह खुद भी ऐसा करता तो शायद वह अपने सामने इस श्वेत वस्त्रधारी युवक की निर्णायकता की बराबरी नहीं कर पाता। अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के एक छुपे रुस्तम मास्टर होगे। कुंदन ने एक गहरी सांस ली और श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूर कर देखा। इसके साथ उसने अपना हाथ खोला और द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र का एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार निकाला। गार्गी जी, कृपया एक तरफ हट जाइए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी को अपने पीछे खींचा और गहरी आवाज में कहा। द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लिए हुए एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, जिस कारण उसने चूहे की मूंछों वाले 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को इतनी आसानी से मार दिया था। वह उसकी ताकत नहीं, बल्कि किस्मत का एक बड़ा तत्व था। उन 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उनके पास उसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था, जिससे उसे अपने अचानक हमले में आसानी से सफल होने का मौका मिल गया। अगर वे पहले से ही सतर्क होते तो वह कभी भी 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को इतनी आसानी से नहीं मार पाता। शायद अगर उसने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार का इस्तेमाल किया होता तो वह ऐसा कर पाता। हालांकि यह निर्मल अवतार ताकत में अभी भी थोड़ा कमजोर था। उसने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लिए हुए एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करने की हिम्मत केवल अपने स्वयं के तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र एक लंबी तलवार के कारण की। अपने जादुई हथियार का लाभ होने से उसे लड़ने का आत्मविश्वास मिला, अन्यथा उसे तुरंत गार्गी को खींच लेना चाहिए था और भाग जाना चाहिए था। भाई विराट, सावधान रहें, गार्गी ने चिंतित भाव से कहा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके कंधे को थपथपाया, आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। हालांकि जैसे ही वह और गार्गी बात कर रहे थे, कुंदन ने अचानक उस पर भयंकर हमला कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत देखने के बाद कुंदन ने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की और स्वाभाविक रूप से ऊपरी हाथ हासिल करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहा। बिल्कुल सही समय पर। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह देखकर मजाक उड़ाया। हाल ही में उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था और वह अभ्यास करने के लिए किसी की तलाश में था। चूंकि कुंदन ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था, इसलिए यह उसके उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। इसके अलावा वह श्वेत हिम महाद्वीप से द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा की ताकत का परीक्षण कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच एक भीषण युद्ध आसन्न था। तृतीय विपत्ति लोक के स्तर का एक दिव्य अस्त्र एक लंबी तलवार लहराते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया, कुंदन को एक भयंकर लड़ाई में उलझा दिया। यह लड़ाई पूरे एक दिन और एक रात तक चली। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, कुंदन तेजी से चिंतित होता गया।
उसने मूल रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट को थकाने के लिए अपनी बेहतर साधना का उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि जबकि श्वेत वस्त्रधारी युवक के पास दुर्जय ताकत और एक शक्तिशाली जादुई हथियार था, उसके साधना स्तर ने उसके सच्चे सार को सीमित कर दिया था, जो निस्संदेह उसके अपने की तुलना में बहुत कम प्रचुर मात्रा में था। यदि लड़ाई खिंचती है तो विराट की हार निश्चित थी, लेकिन कुंदन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट न केवल युद्ध में शक्तिशाली था, बल्कि सच्चे सार में भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। एक दिन और एक रात की लड़ाई के बाद विराट का सच्चा सार कमी के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, जिसने कुंदन को बहुत आश्चर्यचकित किया। कुंदन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विराट की साधना पद्धति हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करती है, जिससे हर क्षेत्र में उसकी नींव बेहद ठोस हो गई। हालांकि विराट का निर्मल अवतार उसके मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी विराट की साधना पद्धति के तड़के के कारण यह सामान्य योद्धाओं से कहीं बेहतर था। कुंदन जैसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए आकर्षण द्वारा विराट को थकाने का प्रयास करना भी संभव नहीं था। यह कहा जा सकता है कि विराट के संचय के साथ वह आकर्षण युद्ध से कम डरता था। इसमें सच्चे सार को बहाल करने के लिए उसके पास मौजूद गोलियों को भी शामिल नहीं किया गया था। यदि आप उसके पास मौजूद पुनः शक्ति गोलियों को जोड़ते हैं तो विराट को थकाने की कोशिश करना एक सपना मात्र था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन दोनों ही बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और उनकी लड़ाई के कारण होने वाली हलचल काफी अधिक थी। जल्द ही लड़ाई ने दूरी पर श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को सतर्क कर दिया। हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के पास हिंसा करने का इतना दुस्साहस कौन कर रहा है? हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के पास ऐसा करने की हिम्मत करने वाले, हमारे संप्रदाय की अवहेलना करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्होंने भालू का दिल और तेंदुए का पित्त खा लिया है? चलो चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। एक पल में श्वेत हिम संप्रदाय के पारलौकिक क्षेत्र के कई योद्धा निकल पड़े, जो लड़ाई के उतार चढ़ाव की दिशा में दौड़ पड़े। इनमें से अधिकांश योद्धा प्रथम विपत्ति लोक या द्वितीय विपत्ति लोक के थे, लेकिन कुछ तृतीय विपत्ति लोक के भी थे। तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं में एक ठंडे चेहरे वाला युवक, सुंदर ढंग से सजे हुए बालों वाली एक खूबसूरत महिला और काफी गठीले शरीर वाला युवक शामिल थे। बेशक उस दिशा में दौड़ने वाले योद्धाओं में पुनीत और गगन, साथ ही जाह्नवी और शौर्य भी थे। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैंने आपके साथ भाई विराट को क्यों नहीं देखा? गगन ने उड़ते समय पुनीत से पूछा। भाई विराट कुछ दिनों पहले तुम्हारी बहन के साथ बाहर गए थे, पुनीत ने कुछ चिंता के साथ कहा। मुझे शक है कि इस लड़ाई का संबंध भाई विराट से हो सकता है। क्या भाई विराट और गार्गी कुछ दिन पहले एक साथ बाहर गए थे? यह सुनकर गगन का चेहरा जम गया। फिर उसने चिंता से कहा, यह बहुत बुरा है। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। चूंकि गार्गी पुनीत के पर्वत शिखर पर रह रही थी और यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ भी वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से निश्चिंत था, इसलिए उसने गार्गी के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। लेकिन कौन जानता था कि उसने केवल कुछ ही दिनों के लिए आराम किया था और फिर भी ऐसी बात हो गई थी। जूनियर भाई गगन, चिंता मत करो, शायद यह इतनी बुरी बात नहीं है। शायद भाई विराट और जूनियर बहन गार्गी को यात्रा के दौरान कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और इसीलिए वह इसे सुलझाने के लिए आगे आए। पुनीत ने उसे सांत्वना दी। भाई विराट की क्षमताओं को देखते हुए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पुनीत की बातें सुनकर गगन ने थोड़ी राहत महसूस की। वास्तव में उसने सप्त खड्ग अमर भवन में व्यक्तिगत रूप से विराट के कौशल को देखा था। विराट के साथ होने पर गार्गी को सुरक्षित होना चाहिए। ये श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा तेजी से उड़ते हुए जल्दी ही उस जगह पर पहुंचे जहां श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लड़ने वाले दोनों पक्ष श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन थे, तो पुनीत और गगन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वह आखिरकार हो ही गई। कुंदन और श्वेत वस्त्रधारी विराट को लड़ते देखकर जाह्नवी भी सदमे में थी। उसे कुछ समय तक न देखने के बाद यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यहां तक कि वरिष्ठ भाई कुंदन भी उसे हरा नहीं सका। इसके अलावा उसने नीचे जंगल में कई लाशें देखीं। वे लाशें स्पष्ट रूप से श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा थीं, जो आमतौर पर कुंदन का अनुसरण करती थीं, लेकिन अब वे सभी जंगल में मृत पड़ी थीं। जाहिर है वे सभी श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए थे। कुंदन एक प्रतिष्ठित द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ गार्गी को खोजने के लिए इतने लोगों को लाया, लेकिन अंत में न केवल वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को हराने में विफल रहा, बल्कि इतने सारे लोग श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए। यह नाकारा कुंदन सच में पूरी तरह से बेकार है। अपने सामने के दृश्य को देखकर जाह्नवी खुद को गुप्त रूप से घबराहट महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसे उम्मीद थी कि वह आज इस मामले में शामिल नहीं होगी, अन्यथा चीजें बहुत परेशानी वाली हो जाएंगी। रुक जाओ तुम सब! श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह के बीच ठंडे चेहरे वाले युवक ने यह दृश्य देखा तो जोर से चिल्लाया। ठंडे चेहरे वाले युवक की चीख सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन दोनों ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। वे पहले ही इन श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के आगमन को नोटिस कर चुके थे। लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जो हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आकर किसी को मारने की जुर्रत कर रहे हो। ठंडे चेहरे वाले युवक ने विराट की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अपने सामने श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखकर वह अनजाने में सदमे की लहर महसूस करने से नहीं रोक सका। केवल एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक की साधना वाला यह बच्चा वास्तव में कुंदन के साथ एक द्वितीय विपत्ति लोक के साधक के साथ बराबरी की टक्कर ले पा रहा था। ऐसी युद्ध शक्ति सच में आश्चर्यजनक थी। उसे खुद को श्वेत हिम संप्रदाय में शीर्ष मार्शल कला कौतुक में से एक माना जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि अर्ध महाविपत्ति लोक में होने पर वह कभी भी ऐसा उल्लेखनीय कारनामा नहीं कर पाता। आखिर यह बच्चा था कौन? श्वेत हिम महाद्वीप पर ऐसी शक्तिशाली हस्ती कब उभरी? ऐसा राक्षसी मार्शल कला कौतुक
श्वेत हिम महाद्वीप पर अज्ञात नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनका श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप का पूर्ण अधिपति है। महाद्वीप के 70% से अधिक मार्शल कला कौतुक इसके सफों में रहते हैं। ऐसा उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति श्वेत हिम संप्रदाय का शिष्य कैसे नहीं हो सकता है? न केवल ठंडे चेहरे वाला युवक चकित था, बल्कि उसके बगल वाली खूबसूरत महिला और गठीले शरीर वाला युवक भी श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल से बहुत आश्चर्यचकित थे। वरिष्ठ भाई कौशल, क्या इस मामले के